और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पहली लिस्ट को जारी किया है। विधानसभा चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा है, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी है, विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णानगर से डॉक्टर अनिल गोयल है, गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली को भाजपा ने टिकट दिया। सीमापुरी से कुमारी रिंकू, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन है, गोंडा से अजय महावर को अपना प्रत्याशी उम्मीदवार बना है बीजेपी ने। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी है, रिठाला से कुलवंत राणा को प्रत्याशी बनाया, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं रोहिणी की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता का नाम यहां पर सामने आया, उनको प्रत्याशी बनाया है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को, मॉडल टाउन से अशोक गोयल को, करोल बाग से दुष्यंत कुमार को, गौतम पटेल नगर से राजकुमार आनंद को, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह को, साथ ही जनकपुरी से आशीष को, बिजवासन से कैलाश गहलोत है, नई दिल्ली से परवेश साहिब सिंह, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने भारत मंडपम में महोत्सव का उद्घाटन किया। ग्रामीण भारत महोत्सव को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, गांव बड़े तो देश बड़े का दृष्टिकोण बेहद व्यापक है। विकसित भारत के लिए गांवों का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। आज गांवों में तेजी से विकास हो रहा है। गांव के हर वर्ग को देखते हुए आर्थिक नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। मेरा अधिकांश समय गांव देहात में गुजरा, ये उन्होंने कहा। और क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी जाकर भारत भी आत्मनिर्भर होगा। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चादर पेश की गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की पीएम मोदी की ओर से चादर। महफिल खाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। पीएम ने अपने संदेश में कहा, ख्वाजा गरीब नवाज विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयासरत थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री सुरेश सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने जन सहयोग से जल संरक्षण को लेकर हो रही श्री राम कथा में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी राम कथा में शिरकत की। दरअसल केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी से पहले किसी ने जल संचय में जन भागीदारी की बात नहीं की, ये उनके संबोधन में सुनाई दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी का मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदियों को जोड़ने का सपना था। छोटी छोटी 11 नदियों को जोड़ने पर सबसे ज्यादा पानी राजस्थान को मिलेगा। इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही। आपके यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने जन सहयोग से जल संरक्षण को लेकर हो रही श्री राम कथा में शिरकत की। सीएम ने बेणेश्वर धाम मावजी महाराज को नमन करते हुए संबोधन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जल संचय के लिए कार्य किया है। देश के विकास में पानी की भागीदारी सर्वाधिक। देश की मोदी सरकार प्रदेश में पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर पहले राजनीति होती थी। हमारी सरकार ने माही डैम योजना को भी आगे बढ़ाया। सीएम ने गोगुंदा में देवास योजना के कार्य की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 40,000 गांवों में जल संचय का कार्य हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक कैलाश मीणा, उदयलाल डांगी, साथ ही कनकमल कटारा, महेंद्रजीत सिंह मालविया कार्यक्रम में मौजूद रहे। नए जिले और संभाग के बाद अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल के रिव्यू की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय खुले 3,000
741 स्कूल या तो बंद हो सकती हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। रिव्यू के लिए डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कैबिनेट की सब कमेटी बनी है। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मदन दिलावर और सुमित कोदारा को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया, इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूल का रिव्यू करेगी। रिव्यू के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिया जाएगा। रिव्यू के बाद अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स को बंद करने या फिर जारी रखने पर फैसला नजर आएगा। और भाजपा ने विपक्ष में रहने के दौरान सरकार बनने पर इन स्कूल के रिव्यू का ऐलान किया था। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी ओर अंग्रेजी मीडियम स्कूल के रिव्यू को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करें। ये बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को लेकर उठाया गया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर चिदंबरम का निधन। 88 साल की उम्र में राजगोपाल चिदंबरम ने अंतिम सांस ली है। आर चिदंबरम ने पोखरण परमाणु परीक्षण में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। आपको बता दें कि 1975 और 1998 के परमाणु परीक्षण के अहम रोल जो था उसमें उन्होंने अहम रोल प्ले किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं आर चिदंबरम और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें कि पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है और अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। प्रदेश में मेडिकल भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। मेडिकल ऑफिसर भर्ती में 220 पदों की और बढ़ोतरी होगी। अब 1480 की जगह 1700 पदों के लिए भर्ती की तैयारी जो है वो शुरू हुई है। वित्त विभाग के निर्देश की पालना में चिकित्सा विभाग के स्तर पर कवायद। नए स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं के पदों को इस भर्ती में शामिल करने की कवायद है। आगामी दिनों में होने वाली मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि नए स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं के पदों को इस भर्ती में शामिल करने की कवायद है और आगामी दिनों में होने वाली है मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा। तो प्रदेश में मेडिकल भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको दे रही है। आगामी दिनों में होने वाली मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती में 220 पदों की और बढ़ोतरी होगी। अब 1480 की जगह यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जल संसाधन विभाग से जुड़ी जानकारी आपको दे दी। राणा प्रताप सागर का अधिशेष जल बीसलपुर पहुंचेगा। आरपीएस को ब्रह्माणी से जोड़कर पानी पहुंचाया जाएगा। वेबकास्ट को सौंपी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जिम्मेदारी। वेबकास्ट 6 महीने के भीतर डीपीआर तैयार करेगी। 140 किलोमीटर का सफर तय कर बिना लिफ्ट किए पहुंचेगा पानी। आपको जानकारी दे दी कि आरपीएस का सरप्लस पानी पहुंचेगा बीसलपुर बांध और 400 से 500 एमक्यूएम पानी पहुंचाने की योजना है। जल संसाधन विभाग ने भी तैयारी कर ली है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार नहरी तंत्र से पानी पहुंचाया जाएगा। रास्ते में 3 जगह टनल बनाने की योजना है। डब्ल्यूआरडी के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,300 करोड़ रुपए है। तो ये बड़ी जो अच्छी खबर है वो यहाँ पर मिल रही है। इसकी लागत की बात करें तो 8,300 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख। ईयर ऑफ द इकोनॉमी वर्ष 2024 मिला जुला रहा। 60 से ज्यादा देशों में हुए आम चुनाव। आपको बता दें कि चुनाव के मामले में भारत सहित विश्व के लिए सुपर ईयर था 2024। यूरोप और अमेरिका की कई सरकार के लिए बुरा रहा है। हालांकि 2024 पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जीती, फिर हटाई गई। जनवरी में सत्ता संभाली। अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान तख्ता पलट। दक्षिण कोरिया में 24 घंटे लगी इमरजेंसी। फिर राष्ट्रपति कटघरे में। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की पार्टी अल्पमत में, वहां गठबंधन सरकार। फ्रांस और जर्मनी के चुनावों में दक्षिणपंथी ताकतों का उभार। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी हार। लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी। जापान में 1955 से सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत से दूर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। रिपब्लिक पार्टी की सत्ता में वापसी। जून में भारत में आम चुनाव के बाद तीसरी बार बनी मोदी सरकार।
कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से घटना प्रधान रहा है वर्ष 2024। नए साल में भारत को घरेलू विवाद को अलग रखने की जरूरत है। इस समय स्थायित्व और सामाजिक सद्भाव कायम करने की जरूरत है। पर्यावरण बचाने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन का स्वागत। दरअसल दिल्ली की हवा में PM 2.5 प्रदूषण के लिए वाहन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दिल्ली में कारों से 25%, वाणिज्यिक वाहन से 39% वायु प्रदूषण होता है। साथ ही वाहनों में 61% दुपहिया है, लेकिन उनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में अतिरिक्त प्रदूषण होता है। दिल्ली में सभी वाहनों को ईवी में बदलने पर फोकस एक अच्छा कदम है। इससे प्रदूषण के साथ ही हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च है वो भी यहाँ पर कम होगा। लेकिन वाहनों को ईवी में बदलना एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। इनकी लागत की जब बात होती है तो लागत बहुत ज़्यादा होती है। चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, चार्जिंग की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं होती। लिथियम आयन और अन्य केमिकल विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। बैटरी उत्पादन का पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये फिर एक अलग मुद्दा नजर आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में भी जागरूकता की फिलहाल कमी है। अगर सभी वाहनों को ईवी में तब्दील करना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना भी यहाँ पर पड़ेगा।